नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPS विद नवीन श्रेणी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भारत का मानसून तंत्र। भारत का मानसून तंत्र और भारत के मानसून तंत्र को लेकर एक वीडियो हमने बना दिया और आज अपना पार्ट नंबर 2 है। आज दूसरा वीडियो है आपके भारत का मानसून तंत्र को लेकर के। तो देखिए, इसमें अपन ने एक सिद्धांत तापीय सिद्धांत कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विषुवतीय और पछुआ पवन सिद्धांत, जिसके जो प्रतिपादक हैं वो फ्लोन हैं। ठीक है, इनके अनुसार विषुवतीय जो पछुआ पवन की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा है। मतलब जो विषुवतीय पछुआ पवनें होती है वही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं होती है और इसकी उत्पत्ति ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अंत्य उष्ण अभिसरण क्षेत्र के कारण होता है। तो ये ITCZ क्या होता है? कल वाले वीडियो में जब आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मैंने पूरा ग्लोब बनाया है। ठीक है, तो ग्लोब में यहाँ पर बीच में क्या होता है कि जब यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें यहाँ पर जब सीधी पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो हवा है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। तो एक निम्न वायु दाब का क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और इसी निम्न वायु दाब के क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो घूम फिर के बात वही है, बस देखो इनके बात कहने का तरीका थोड़ा अलग है। जो फ्लोन भाई साहब हैं, इनका विषुवतीय पछुआ हवा के बारे में बता रहे हैं, इनका थोड़ा ये मामला अलग है बताने का, लेकिन मेन रीज़न इसके पीछे की जो थीम है, तो थीम तो वही के वही है। ठीक है, कि भाई जो हवा गर्म होगी, गर्म होकर वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा और हवाएं हमेशा ही उच्च वायुदाब होता है वहाँ से लेकर के निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है, बहती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और यहाँ पर से ऐसे, और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, ITCZ कहलाता है। ये ITCZ है। अब देखो यहाँ से हवाएं जब ऊपर उड़ती है तो गर्म होकर यहाँ चली जाती है और यहाँ वाली हवाएं, इधर उच्च वायुदाब है तो हवाएं इस तरफ बहती है और इस तरफ भी क्या है, उच्च वायुदाब है तो हवाएं इस तरफ बहती है। तो बीच में जब ये हवाएं टकराती है तो ये हवा क्या होती है, ऊपर उड़ती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर कंसेप्ट लागू होता है। ठीक है, अब देखिए ITCZ स्थायी नहीं होता, ये एक अस्थायी क्षेत्र है, बिल्कुल अस्थायी क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जैसे ये ग्लोब है, अब ये तो नहीं है कि सूर्य की किरणें हमेशा ही पूरे 365 दिन यहीं पर सीधी पड़ेगी, कभी कभी ये यहाँ पर सीधी पड़ेगी, कभी ये यहाँ पर सीधी पड़ेगी। तो ये ITCZ है, ये स्थायी नहीं है, ये सूर्य की जो किरणों की स्थिति है उसके अनुसार ये ITCZ ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अब देखो थार के मरुस्थल में ITCZ बनता है जो मानसून को आकर्षित करता है। अब ये चीज़ कैसे, देखो ये भारत का मैप है, बहुत ही शानदार मैप बनाया हुआ है। ठीक है, देखो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये, यहाँ पर ये मार्च में स्थिति है सूर्य की। आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखो तो भी चलेगा, लेकिन बता दूं मैं कि ये 21 मार्च की स्थिति है। ठीक है, कौन सी स्थिति है, 21 मार्च की स्थिति है। और अप्रैल में ये यहाँ पर जो 8 डिग्री तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये ITCZ बनेगा। तो ये यहाँ पर उठा हुआ क्यों बनाया हुआ मैंने, क्योंकि देखो दोनों तरफ पानी है। इधर क्या है, इधर है आपका अरब सागर और इस साइड है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो क्या होगा, जो पानी वाला क्षेत्र है वो मतलब स्थल की तुलना में कम तेज़ी से गर्म होता है। मतलब ये जो स्थल क्षेत्र है ये तेज़ी से गर्म हो जाएगा, तो तेज़ी से गर्म होगा तो हवा क्या होगी, जल्दी गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। लेकिन इस तरफ पानी है तो ये थोड़ा बाद में गर्म होगा। ठीक है, मतलब तो ये बाद में उठेगा पानी, ऐसे कम उठेगा इसकी बजाय, तो इसलिए इसको ऊपर किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और इधर भी ये मई में यहाँ पर आ जाता है, सीधी किरणें यहाँ गिरने लग जाती है। तो इधर भी दोनों साइड क्या पानी है, तो ये ITCZ, क्योंकि स्थल भाग होता है, स्थल भाग जलीय भाग की तुलना में जल्दी गर्म होता है। जलीय भाग की तुलना में जल्दी गर्म होता है, भाग की तुलना में जल्दी गर्म होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जैसे ये कर्क रेखा है, जून में यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती, तो यहाँ वाला क्या होगा, यहाँ पर भी देखो इधर ये जैसे ये अरावली पर्वतमाला आ गई। ठीक है, अब ये अरावली पर्वतमाला के इधर फिर भी हरा भरा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थार के मरुस्थल में यहाँ पर रेत ही रेत है।
और रेत आपको पता है सर्दियों में ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और गर्मियों में बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो भाई एक घास का मैदान है और एक सूखा मैदान है, तो ज़्यादा मतलब जैसे इसमें घास है और इधर पानी बिल्कुल नहीं है, रेत ही रेत, और इधर पानी नदी नाले हैं, थोड़े बहुत घास भी है, खेती है अच्छी खासी, तो कौन सा क्षेत्र ज़्यादा गर्म होगा? ज़्यादा गर्म होगा ये जो सिर्फ सूखा है, जिसमें सिर्फ रेत है, रेत वाला क्षेत्र ज़्यादा गर्म होगा। इस वजह से जो ये थार का मरुस्थल है, ये इसमें क्या बनता है, ITC जो जेड जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर बनता है। अब ये ITC जेड बनता है ना, तो अब देखो ये भारत के थार के मरुस्थल में ITC जेड बनता है, जो भारत के मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है, मतलब पूरे मानसून को आकर्षित करता है। कैसे करता है? अब देखो एक तो इस तरफ से ये अरब सागर से ऐसे हवाएं चल रही है, ठीक है, और एक ही हवाएं मैंने बताया था ये यहाँ से उठती है, बाद में ऐसे चलती है, फिर ये यहाँ पर आकर वापस मुड़ती है और ये इस तरफ आती है। तो अब देखो होता क्या है, जब ये ITC जेड क्षेत्र बनता है तो यहाँ की हवा तो ऊपर उठ जाती है ठंडी होकर, तो बाकी की सारी हवाओं का प्रवाह किस तरफ हो जाता है, थार के मरुस्थल की ओर हो जाता है, और अरब सागर वाली का भी किस तरफ हो जाता है, थार के मरुस्थल की ओर हो जाता है। तो ये एक तरीके से चुंबक की तरह क्या करता है, मानसून को खींचता है। इस वजह से यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में यदि थार का मरुस्थल नहीं होता, भारत में थार का मरुस्थल नहीं होता तो मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता, तो भारत में यदि थार का मरुस्थल नहीं होता ना तो मानसून कमज़ोर पड़ता, इतना तेज़ी से इतना प्रबल नहीं रहता, मानसून इतना प्रबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये मानसून को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ भी इसमें है, ये आप इसको विशेषतया ध्यान में रखना। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखो, अब अगला सिद्धांत है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत का ये पॉपुलर है, प्रतिपादन कौन थे, येस्ट। मैं 1 मिनट पानी पीता हूँ, ठीक। तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत के जो प्रतिपादन किया था येस्ट ने, और ये कोटेश्वरम एक भारतीय थे जो कि इनके क्या थे, सहयोगी थे। ठीक है। अब देखो जेट स्ट्रीम होता क्या है एक्चुअल में, तो ऊपरी वायुमंडल में तो 9 से 18 किलोमीटर के बीच, 9 से 18 किलोमीटर, तो ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें ये शोभ मंडल मैंने नाम आगे क्यों लिखा है, क्योंकि जो 9 से 18 किलोमीटर की रेंज होती है ना, इसी रेंज में अपना जो शोभ मंडल स्तर रहता है। ठीक है, कौन सा स्तर रहता है, शोभ मंडल स्तर। तो इस स्तर में क्या होती है, अति तीव्र गति से जो चलने वाली जो हवा होती है, हवा का जो प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। अब देखो जेट स्ट्रीम 2 प्रकार की है, पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम जो कि ग्रीष्म ऋतु में चलती है, और पश्चिम में जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो कि शीत ऋतु में चलती है। तो ये ध्यान रखना कि पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है वो शीत ऋतु में चलती है, जो पूर्वी है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ये 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, उसमें चलती है, उसके मध्य चलती है, जबकि ये 8 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य चलती है। इस स्ट्रीम के कारण पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून आते हैं, जबकि इस स्ट्रीम की वजह से भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून और मानसून के पूर्व के जो चक्रवात आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भारत में कितने प्रकार की बारिश होती है, तो 4 प्रकार की बारिश होती है। एक तो 4 प्रकार की मतलब 4 वजह से 4 बार, ऐसे 4 तरह से बारिश होती है। एक तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, एक उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, ठीक है, और एक जो मानसून पूर्व जो चक्रवात आते हैं उनसे जो बारिश होती है वो। तो यही वो 4 प्रकार हैं। तो इनका भी ध्यान रखना कि पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसून किसकी वजह से, पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से, और पूर्वी की वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून और जो चक्रवात है वो है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि ये PDF आप प्राप्त करना चाहते हो, ये जो PDF आपको दिखाई दे रही है, इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इस PDF को आप ले लेना और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख लेना और उसके बाद वीडियो को देख लेना। ठीक है। अब देखो, उपोष्ण जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है जो कि शीत ऋतु में चलती है, उसको लेकर के हमने थोड़ा सा बना रखा है। तो देखो, ये क्या होता है कि शीत ऋतु में इधर ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, वायुदाब हो जाता है ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की ओर वायु प्रवाहित होती है, तो ये जाएगी भी उसी प्रकार जो कल मैंने फेरल का नियम वगैरह बताया था, ये ऐसे। और इसकी वजह से आपको पता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाती है वो हवाएं वगैरह, फेरल का नियम था जिसमें कोरियोलिस बल लगता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इस वजह से ये इस प्रकार से वापस जाता है। और जाते वक्त आपको पता है तमिलनाडु में इधर बारिश होती है तटीय इलाकों में, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये आम की फसल के लिए मतलब जीवनदायिनी होती है। ठीक है ना। तो देखो, इधर पश्चिमी एशिया में उच्च वायु दाब बनता है शीत ऋतु में, इधर उच्च दाब है। ठीक है। इधर पश्चिम साइड भूमध्य सागर शोषण चक्रवात, ठीक है,
तो इधर क्या होता है, इधर से ऐसे हवाएं आती हैं, तो कुछ हवाएं तो इधर है और कुछ इधर क्या होता है, पहाड़ियाँ वगैरह आ जाती है, इधर ऊपर लद्दाख का एरिया, तो इधर से तिब्बत होते हुए और ये वापस यहाँ पे बनाया नहीं, ये भी क्या होती है, यहाँ से बीच में मार्ग मिलता है ना, तो ये वापस इसमें मिल जाती है, ऐसे होता है, ठीक है। और भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है, और इसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है भाई, भूमध्य सागरीय और ये पश्चिम विक्षोभ के कारण, तो ये भूमध्य सागरीय ये पश्चिम विक्षोभ आ रहा है ना, इस वजह से भारत में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। और इसको गोल्डन ड्रॉप्स और सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए क्या है, जीवनदायिनी है, ये एक तरीके से सजीवनी बूंटी का काम करती है। किसके लिए, जो रबी की फसल अपन बोते हैं ना, सर्दियों में जो फसल बोई जाती है उनके लिए ये बहुत ही क्या करती है, बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो ये देखो ये तिब्बत के पठार से ये इधर से हवाएं चलती है, इसको बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पर देखो पहले से आपको पता है कि गर्मी में यहाँ पर पहले से ही क्या है, मतलब कि गर्म क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र की वजह से पहले से ही हवाएं क्या है, हल्की है, ऊपर उठ रही है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, और ऊपर से इधर से और ये हवाएं आ रही है, ठीक है। और चूंकि ये भी क्या है, मतलब इधर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बह रही है, तो ये हवाएं यहाँ आकर और ऊपर उड़ जाती है, मतलब इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को ये बढ़ावा देती है। तो एक तो ये हवाएं ऐसे निकलती है और कुछ ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो ये चीज़ है। और इधर से ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है। तो देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, मानसून पूर्व के चक्रवात, ये सब इसी वजह से होते हैं। अब देखो इन चक्रवातों को क्या क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं कर्नाटक और केरल में, नार्वेस्टर बोलते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में, और आम्रवर्षा बोलते हैं महाराष्ट्र और केरल में। तो ये अपना अपना है सबका, ये आप देख लेना, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार से हवाएं ऊपर उठकर भारत की तरफ आती है तथा और अधिक निम्न वायुदाब का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब यहाँ का जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है, मतलब बढ़ावा देती है एक तरीके से उसको। अब आगे है अल नीनो सिद्धांत। ये अल नीनो सिद्धांत जो है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर जो 3 होगा वो अपना अल नीनो सिद्धांत को लेकर के होगा। अल नीनो और जो ला नीनो और वगैरह है ना, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।